जय हिंद बेटा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जब वीडियो खत्म की थी तो हमने कहा था कि हम इमरजेंसी पावर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात बच्चे मेरी याद रखना कि कोई भी एमसीक्यू जब हमने डिस्कस करना होता है ना, या आपको पेपर में जो भी एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप जितनी थ्योरी पार्ट को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप उनको करने में एफिशिएंट होंगे। मीन्स अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि आप क्वेश्चन आंसर्स को देखोगे और आपको वो याद रह जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको किसी भी टॉपिक को उसका बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो। तो इमरजेंसी पावर में हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसीज होती है इंडिया में और इन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे बेटा ये वाले वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बच्चे हमारी नेशनल इमरजेंसी। आपको पेपर में ना इसके आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड कि नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, देन इट इज 352 आर्टिकल, ओके। तो अब ये नेशनल इमरजेंसी लगती क्यों है? मतलब या तो कोई वॉर हो सकती है या एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से कोई ऐसे वॉर ना होके, मतलब कोई भी ऐसे छोटा मोटा कोई, आप मान लो कि किसी ने इंटरफेरेंस कर दी, जैसे कभी चाइना की तरफ से होता है, कभी पाकिस्तान की तरफ से हो जाता है, कभी बांग्लादेश, या इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, ये आर्म्ड रिबेलियन, मतलब हमारे अपनी ही कंट्री की जो आर्मी है वो क्या कर दे, रिवोल्ट कर दे, तो भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी लगने का प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस। तो सबसे पहले बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसको जिस डेट को, मतलब जो भी डेट होगी, जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इशू कर देगा कि नहीं ठीक है अब लग जाती है, तो उसके 1 मंथ के अंदर बोथ द हाउसेज क्या करने चाहिए, उसको अप्रूव करना चाहिए। बोथ द हाउसेज आपको पता ही है कौन से 2 हाउसेज हैं हमारे यहाँ के, एक लोकसभा एक राज्यसभा, 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव करते हैं। फिर जब इमरजेंसी दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं उसके बाद वो कितने टाइम तक कंटिन्यू होती है, 6 मंथ तक वो कंटिन्यू होती है, ठीक है, 6 मंथ तक रहती है। लेकिन उसको कितने टाइम तक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, सो दैट इज अप टू इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, इनडेफिनेट टाइम के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन एवरी 6 मंथ आप 2 साल 10 साल 4 साल कितने टाइम के लिए उसको एक्सटेंड करो, लेकिन एवरी 6 मंथ वो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है कि हाँ आगे 6 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड कर दो, फिर 6 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड कर दो। तो आपने ये वाली बात जो है ना बेटा वो भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 क्या चीज करता है कि आपका नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है, जिसको हमने पहले ही देखा है कि आपको पता है कि हमने ये जर्मनी से बोरोड फीचर लिया था। वैसे जर्मनी के वेइमार रिपब्लिक से लिया था। वेइमार रिपब्लिक वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, ठीक है, जब जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था दैट इज फ्रॉम 1914 टू 1918 वेइमार रिपब्लिक बनी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था बेटा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखने की बात है कि इमरजेंसी भी हो तो 2 आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी कंट्री में अभी 3 टाइम्स ही नेशनल इमरजेंसी लगी है, एक बार 1962, 1971 एंड 1975। तो सिर्फ अभी तक 3 टाइम्स ही लगी है, जिसमें 1962 में आपको पता है कि वॉर, दोनों ही वॉर के टाइम्स थे, चाइना के साथ, ये पाकिस्तान के साथ। ये इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी, जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इज अंडर द आर्टिकल 356 और स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी पॉपुलरली हम ऐसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया तो दैट इज स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि स्टेट इमरजेंसी जब इंपोज की जाती है बाय द प्रेसिडेंट तो उसको भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2 मंथ के अंदर अप्रूव करते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी को हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट के बोथ हाउस 1 मंथ के अंदर अप्रूव करेंगे, यहाँ पे 2 मंथ के अंदर उसको अप्रूव कर सकते हैं।
एक बार जब प्रेसिडेंट रूल बाय राज्यसभा एंड लोकसभा अप्रूव हो जाता है, देन इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, लगा 6 महीने तक कंटिन्यू हो सकता है, फिर 6 महीने करके इसको कंटिन्यू किया जा सकता है अप टू 3 इयर्स, क्योंकि ये स्टेट में लगती है, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर उस स्टेट में विधानसभा के इलेक्शंस करवाने होते ही हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नर उस टाइम पे रूल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का तो रूल होता है बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, और वो सेम रोल प्ले करेगा जो प्रेसिडेंट सेंटर में करता है, स्टेट को रूल करता है। पहली बार स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल पंजाब में 1951 में लगा था, उसके बाद तो आपको पता है बहुत बार ये लग चुका है, तो इसको मतलब आपकी इसकी याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी स्टेट में कब लगा था, ये आपने नहीं, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आती है द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360। अब यहाँ पे देखो कि आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो ऑब्वियस है, दिस इज अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट की ये पावर है। अगर उसको लगता है, फिर सेटिस्फाई कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो चुकी है, ठीक है, और हमारी कंट्री की टेरिटरीज, हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन है वो इस टाइम पे थ्रेटेंड है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज हो सकती है। एक बार जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है ना बेटा, तो फिर सेम ही बात है, दोनों हाउसेस उसको अप्रूव करते हैं पार्लियामेंट के विद इन 2 मंथ्स, जिस डेट को वो इशू हो रही है, लगा पता। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि एक बार जब ये लग जाती है स्टेट इमरजेंसी, देन इट कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनिट टाइम, मतलब फाइनेंशियल, नॉट स्टेट इमरजेंसी बट फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी के बारे में हमने पढ़ा कि वो 3 इयर्स में क्या होती है, उसको खत्म करना पड़ता है, वहां पे इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनिट टाइम, जो हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी बेटा, वो भी इनडेफिनिट टाइम के लिए लगती है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारी कंट्री में नॉट वंस, एक बार भी नहीं लगी है, इस चीज को आपने बिल्कुल याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो ये आपके इमरजेंसी वाले थे, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हम कैसे लैंग्वेज बनाते हैं। अब ये मैप पे आप जरूर देखना, अब ये क्योंकि ये ओल्ड थोड़ा मैप है, तो अब JNK एंड लद्दाख डिफरेंट यूटीज बन चुके हैं, ठीक है। तो चलो लैंग्वेज पॉलिसी को अगर हम देखें तो दिस इज इन विच पार्ट, इट इज द पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 17 में लैंग्वेज पॉलिसी को दे रखा है, और जितनी भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया। आर्टिकल आपको याद करना जरूरी है, आर्टिकल 343 टू 351, ठीक है। अब आर्टिकल 343 का पार्ट 1 क्या कहता है, देखो यहाँ पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शेल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. The form of numerals to be used as the official purpose of the union shall be international form of the Indian numerals. तो वो उस जब बना था तो कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो हिंदी होगी। ये डिसाइड किया था 1960 तक, किसको कैरी करेंगे, हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कैरी करेंगे, ठीक है। एडिशनली इंग्लिश को भी बनाया गया। उसके बाद में 8 शेड्यूल ऐड किया, जो 8 शेड्यूल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब बना था बेटा, उस टाइम में बोला कि हिंदी तो मतलब बाय द टाइम 1960 तक अल्टीमेटली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही हो जाएगी, लेकिन तब तक 14 लैंग्वेजेस को ये मंजूरी दी कि 14 लैंग्वेजेस में ऑफिशियल वर्क हो सकता है, जिसमें असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये स्टार्टिंग में थे। शेड्यूल 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल 8 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद धीरे धीरे अदर लैंग्वेजेस को भी 1960 में ये देखा गया कि नहीं, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन सकती है, स्पेशली इन द साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अलॉन्ग विद दिस ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हिंदी इतनी फॉलो नहीं होती थी उस टाइम पे, तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है हिंदी को अडॉप्ट करना, इसलिए अदर लैंग्वेजेस आर एडेड। तो वो अभी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं जिसमें हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश मतलब हिंदी इंक्लूडेड है।
फिर उसके बाद देखो बेटा ऐड की गई सिंधी जो थी वो 21st अमेंडमेंट 1967 में ऐड करेगी। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वर एडेड इन 71st अमेंडमेंट ऑफ 1962। बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथली ये 92nd अमेंडमेंट से 2003 में ऐड कर, मतलब धीरे धीरे ऐसे इनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जहां मैंने बंद किया ना उसके आगे से फिर अभी शुरू करना। ठीक है, तो ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि 1960 तक हमने बोला था कि हिंदी को अडॉप्ट करेंगे हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट ऐसा हो नहीं पाया। जहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने या तो इंग्लिश को कंटिन्यू किया या तो उनकी जो भी स्टेट लैंग्वेज थी उसको उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, और इसलिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो नंबर है दैट इज 22। मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते एंड दैट इज वेरी गुड पॉलिसी। बट अब हिंदी को प्रमोट करने की पॉलिसी रहती है सरकार की, इसलिए आपको पता ही है कि 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ हिंदी डे। उसको हम एज अ हिंदी डे भी सेलिब्रेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत देखने में आपको बड़ा सिंपल सा टॉपिक लग रहा है कि अमेंडमेंट में क्या ही होगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें से क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अमेंडमेंट में से क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं? क्योंकि अमेंडमेंट जो है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, दोनों ही है, ये रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है। और ये अमेंडमेंट शो करती है कि हाउ इट इज रिजिड एंड हाउ इज फ्लेक्सिबल। कई इश्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक इजी टास्क है और कई जगह पे ये बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे कि कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्ट 20 आर्टिकल 368 डील करता है पार्लियामेंट की पावर्स के साथ जो रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इट्स प्रोसेस। ठीक है ना, उसका प्रोसेस क्या है। अब यहां पे देखो सुप्रीम, ये से स्टार्ट करना। देखो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो डाउट इट इज अ पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है। ठीक है, ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जहां पे पार्लियामेंट ने ये हिस्टोरिक डिसीजन था। आज तक बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जिसमें 1973 केशवानंद भारती केस को रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि बदलो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात जो है वो केशवानंद भारती केस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पता लग गया ना कि ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस करने हैं, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं जाता है, एनी हाउस। अब हाउस से तो आप समझ सकते हैं अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी पे भी आप जो है मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी ये बिल इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखो कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, ई से स्टार्ट करना मैम, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। अब मिनिस्टर्स क्या होते हैं? वो एमपी जिनको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क मतलब एक्स्ट्रा पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, वो मिनिस्टर बन जाते हैं, और बाकी एमपीज आर कंसीडर एज अ प्राइवेट मेंबर। तो बिल चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, वो इसको कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, और इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे हमने पीछे किया था कि अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज को आपने अल्टर करना है, चेंज करना है,
तो अगर आपने बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और प्रेसिडेंट वो स्टेट लेजिस्लेचर में, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वहां पे वो भेजेगा उनकी सजेशन के लिए। बट ऐसा सिंपल अमेंडमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अ बिल मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। कि कोई बिल अगर आपने चेंज करना है तो उसको एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, जिसमें 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब जो बिल आपका लोकसभा में पास हो गया है वो बिल आपका राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। बाद में वो प्रेसिडेंट पे साइन होने के लिए जाएगा तो उसको पास माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, उस मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड एक मेजोरिटी बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे। अब देखो कि जब कोई भी बिल पास हो जाता है दोनों ही हाउस पे, तो उसके बाद वो रेक्टिफाई होने के लिए जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर वो बिल जो है वो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है तो फिर वो जाएगा विधानसभा में चेंज होने, रेक्टिफाई होने के लिए। अब विधानसभा में से ऐसा है कि 50% of the विधानसभा should be ready to give their permission to that bill, ठीक है। जब जब आपकी विधानसभा ने इस बिल को परमिशन दे दी तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता है, ना ही वो बिल को अगेन पार्लियामेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। अगर वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का बिल है तो प्रेसिडेंट की जब उसमें परमिशन मिल जाती है तो बाद में वो बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और अमेंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल अगर कोई सिंपल बिल है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट इफ जो भी आपका ऐसे कुछ चेंज है जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है तो उसमें आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये चीज को देखा था, किस चीज को देखा था कि आपके जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी के साथ, ठीक है। इस चीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस करेंगे और वो एक आपके उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज बेस पे फॉर्म हुई थी, ठीक है ना। या तो लैंग्वेज बेस पे फॉर्म हुई थी, या तो उसको हमने एक्वायर किया था, या तो उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करके हमने स्टेट बनाया था। तो ये हमने पहले एक वीडियो में स्टार्टिंग में जो हमने करी थी आर्टिकल 1, वहां पे हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे आपको मैं अब बताना चाहूंगी 100th जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि सर्टन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू द बांग्लादेश एंड सर्टन टेरिटरीज ऑफ द बांग्लादेश वर ट्रांसफर टू इंडिया। तो कुछ ऐसे टेरिटरीज का यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, दैट इज बाय द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसके लिए भी आपको पता ही है कि कोई भी अगर स्टेट का एरिया कहीं पे देना है या उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो दैट इज ओनली द पावर विद द पार्लियामेंट, ठीक है। ये हम आर्टिकल 3 के अंडर देख चुके हैं। अब लैंग्वेज बेस के ऊपर जो पहली स्टेट बनी थी दैट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी इंडिया की जिसमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास एरिया, जो अभी मद्रास इसका पहला वाला नाम था, ठीक है, जहाँ पे तमिल बोली जाती है लैंग्वेज, तो अभी इसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज बाय द नेम ऑफ तमिलनाडु एंड मद्रास इज नोन एज चेन्नई। तो पहले ये पूरी मद्रास स्टेट थी, इसको काट के आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में बताना है कि कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन कौन से ईयर में की गई और पहले उसकी क्या डेजिग्नेशन थी और बाद में उसकी क्या डेजिग्नेशन चेंज की गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन 1953 में हुई थी एंड एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ मद्रास। गुजरात की फॉर्मेशन 1960 में हुई थी और ये बॉम्बे का पार्ट था, बाद में बॉम्बे का नाम चेंज करके भी महाराष्ट्र रखा गया। तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन 1960 में हुई थी
एंड एट द टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे। मतलब दोनों, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, यहाँ पे मराठी। तो दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। केरला की फॉर्मेशन 1956 में हुई थी, वो त्रवनकोर एंड कोचीन स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। नागालैंड 1963 में हमसे मिला था, बट इन द फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरी। हरियाणा 1966 में बनाया था, एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। एंड कर्नाटका वाज फॉर्म्ड इन 1956। जो कर्नाटका था वो द स्टेट ऑफ, पहले स्टेट ऑफ मैसूर बनाया गया उसको 1953 में, फिर बाद में उसके एरियाज को बढ़ाया गया 1956 में, और 1973 में इसको रीनेम किया गया एज अ कर्नाटका। हिमाचल प्रदेश जो था वो 1971 में बना, इससे पहले वो यूनियन टेरिटरी होती थी, और 1973 में उसको स्टेट फॉर्मेशन उसकी की गई। मणिपुर एंड त्रिपुरा 1962 में स्टेट्स बनी, इससे पहले वो यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। मेघालय भी 1972 में, और वो ऑटोनॉमस स्टेट थी अंडर विद द स्टेट ऑफ असम, बाद में अलग करके उसको स्टेट बनाया गया। सिक्किम 1975 में इसको स्टेट बनाया गया, ठीक है ना। उससे पहले ही वो एसोसिएट स्टेट सिंस 1974, उसके बाद से उसको फिर अपना एक स्टेट का दर्जा दिया गया। मिजोरम 1987 में वो एक डिस्ट्रिक्ट होता था असम का 1972 तक, फिर उसको 1972 से 1987 तक वो एक यूनियन टेरिटरी बना रहा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, एंड एट दैट टाइम इट वाज यूनियन टेरिटरी। गोवा जो था वो 1987 में बना, उससे पहले वो यूटी ही था। उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उसको काट के उत्तराखंड बनाया गया। छत्तीसगढ़ भी 2000 में बेटा, तो उस टाइम में वो मध्य प्रदेश का पार्ट था, फिर उसको अलग स्टेट बनाया गया। एंड झारखंड वाज आल्सो द पार्ट ऑफ बिहार, एंड 2000 में इट वाज मेड एज अ स्टेट। और न्यूली फॉर्म स्टेट जो दैट इज तेलंगाना एंड द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैं एक करेक्शन जरूर करना चाहूंगी, जो मैंने पीछे आपको बोला था, दैट वाज द नागालैंड। नागालैंड जो था वो 1963 में स्टेट बना था, इससे पहले वो यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना कि पीछे मैंने इसको यूटी ही कह दिया था, तो चेंज आप जरूर कर लोगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने याद रखना है कि गोवा, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली एंड सिक्किम जब हम 1947 में आजाद हुए थे तो ये इंडिया का पार्ट नहीं होते थे। गोवा को पोर्तुगीज से आजाद करवाया गया 1961 में। पुडुचेरी जो था उसमें कराईकाल, माहे एंड यनम इसके पार्ट होते थे। वो इंडिया में 1954 में डच ने ट्रांसफर किया, सॉरी फ्रेंच लोगों ने, नॉट डच लोगों ने, बट फ्रेंच लोगों ने ये टेरिटरीज जो थी वो इंडिया को ट्रांसफर करी। दादर एंड नगर हवेली को 1954 में लिबरेट करवाया गया फ्रॉम द पोर्तुगीज, और सिक्किम को तो हमने देख लिया 1974 में वो इंडिया का पार्ट बना। तो ये सारे जो आपकी डेट्स है ना, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको शायद एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश, लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम है, मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी इज पुडुचेरी, एंड द लीस्ट populous union territories लक्षद्वीप, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है, एंड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। स्टेट जो सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पे बनी थी दैट इज आंध्र प्रदेश। मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है वो बिहार है, मोस्ट लिटरेट स्टेट केरला है, एंड लीस्ट लिटरेट स्टेट जो है वो बिहार है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको अगर यहाँ पे जो हमने पॉपुलेटेड, सॉरी एक आपको बता चेंज करना चाहूंगी कि मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी की बात हमने यहाँ पे करी थी, दैट इज मोस्ट पॉपुलस पुडुचेरी। अगर हम दिल्ली को छोड़ देते हैं तो, ठीक है, दिल्ली को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो है मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी जो है दैट इज पुडुचेरी। ऐसी स्टेट जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट बाउंड्री लगती है दैट इज गुजरात, ठीक है ना। ऐसी स्टेट्स जो 7 स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज को टच करती है दैट इज असम। द स्टेट सराउंडेड बाय द 3 साइड दैट इज ऑफ बांग्लादेश दैट इज त्रिपुरा, मतलब जो बांग्लादेश को 3 साइड से घेरती है वो त्रिपुरा है, ठीक है। ऐसी स्टेट जो 3 कंट्री से सराउंडेड है और 1 इंडियन स्टेट से सराउंडेड है दैट इज सिक्किम। तो कुछ नहीं, ये
यहाँ तक जो मैंने किया ना मैम, ये वाली स्लाइड तक रखना, अगली स्लाइड नहीं इसमें आपने ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि अगली स्लाइड तो ज्योग्राफी में मैंने ऑलरेडी करवाई है, तो वो बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली थोड़ी सी स्टेट आप रखना, बाकी जो है वो अगले वाला जो था ना उसको यहाँ से हटा देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि स्पेशल आर्टिकल्स कौन कौन सी स्टेट के साथ है, जिनको स्पेशल आपने प्रोविजंस दे रखा है कुछ स्टेट्स को। इसमें JNK था आर्टिकल 370 बट अब अबॉलिश हो चुका है। महाराष्ट्र आता है अंडर, इसको स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371 के अंडर। गुजरात को भी 371 के अंडर है, नागालैंड को 371A, असम को 371B, मणिपुर को 371C, आंध्र प्रदेश को 371D एंड 371E, ठीक है। आपके उसके बाद इसको स्टार्टिंग से करना मैडम, गलत हो गया, इसको फिर से शूट कर, फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, बस आपने स्टार्टिंग से करना। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, मतलब कौन, क्योंकि कुछ स्टेट्स को उनके ट्राइबल एरियाज को या उन कुछ लोकल पीपल को, इंडिजिनस लोगों को सेव करने की जरूरत है, तो हमने कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, उसके लिए स्पेशल कुछ आर्टिकल्स हैं। तो बट ये भी पेपर में ना बच्चे आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपने इसमें ध्यान रखना है। जैसे JNK आर्टिकल 370 के अंडर था बट वो एबॉलिश है, महाराष्ट्र आर्टिकल 371, गुजरात भी आर्टिकल 371 के अंडर आता है, नागालैंड जो है वो आर्टिकल 371A, असम इज आर्टिकल 371B एंड मणिपुर इज आर्टिकल 371C, आंध्र प्रदेश आता है आपका आर्टिकल 371D एंड 371E, और नेक्स्ट है सिक्किम आता है आपका आर्टिकल 371F, मिजोरम आता है आर्टिकल 371G, और अरुणाचल प्रदेश आता है आर्टिकल 371H, और गोवा आता है आर्टिकल 371I। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये हमारा अगला टॉपिक, अगले वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहां तक जो हमने किया उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल जो अमेंडमेंट का स्पेशल मेजोरिटी वाला टॉपिक है वो जरूर करना है। तो यहां तक आप इसको पढ़ो, रिवाइज करो। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो।